गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या हैं। ठोस, द्रव और गैसेस में संरचनात्मक अंतर, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनकी संरचना में क्या अंतर होता है ये आपने कुछ तो देख रखा है कि अगर हम गैस भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उनमें बेसिक जो डिफरेंस था वो उनके अंतर आणविक बल को लेकर था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और आपने देखा था गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं और उसी के कारण या उनकी जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसी के कारण ये सारे इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। तो जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम एंड शेप, इनका आयतन और आकार, ये जो सॉलिड्स हैं उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है ना। एक निश्चित आयतन होता है और निश्चित शेप होता है। आप देख के पहचान जाते हो ये पर्टिकुलर सॉलिड है। लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम जो है वो तो डेफिनेट होता है, लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। आप जिस किसी भी कंटेनर में डालते हो वो उसी शेप को गेन कर लेता है। और जो गैसेस है उसका ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है ना शेप डेफिनेट है, दोनों ही इनडेफिनेट हैं, इसके वॉल्यूम भी और शेप की भी, क्योंकि ये गैस के सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स हम देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, या यूँ कहें कि पास पास होते हैं, वो उनका फिक्स अरेंजमेंट होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं या डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनकी पैकिंग जो है, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, इनकी पैकिंग बहुत लूज़ होती है। नेक्स्ट, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी देखें, दबने की क्षमता, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ये दबते नहीं हैं क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत पास पास होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। जबकि लिक्विड जो है उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, है तो ये भी नेग्लिजिबल, लेकिन फिर भी अगर हाई टेम्परेचर पर है तो ये बहुत कम दबते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। जबकि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी, दबने की क्षमता, संपीड्यता या प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ये जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है गैसेस में, लिक्विड्स में कम होती है। विस्कोसिटी जो है, जो बहता है द्रव और उसको बहने का जो विरोध होता है वो उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। तो लिक्विड्स में तो विस्कोसिटी नहीं होती है क्योंकि फ्लो भी नहीं होते हैं। जो लिक्विड्स हैं वो विस्कस होते हैं, उनमें विस्कोसिटी मिलती है, और गैसेस है वो भी विस्कस नहीं होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं कि उनका जो फ्लो होता है उसको कोई रोकता नहीं है, उसमें विस्कोसिटी या उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है उनके फ्लो होने में, तो उनमें भी विस्कोसिटी नहीं होती है। डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड्स में कोई डिफ्यूज़न नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह इनके मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, तो डिफ्यूज़न इनमें नहीं पाया जाता है। जो लिक्विड्स हैं इनमें बहुत कम डिफ्यूज़न होता तो है लेकिन कम होता है, मिलता है इनमें डिफ्यूज़न। और गैसेस में तो ये हाईली डिफ्यूज़ हो जाती हैं। इनमें आपको पता ही है कि किसी एक कोने में अगरबत्ती जलाओ तो पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाती है, मतलब डिफ्यूज़न की क्वालिटी गैसेस में बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट, अगर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखें हीट का, तो अगर सॉलिड को अगर हीट देते हैं तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड को अगर हीट करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो गैस में चेंज हो जाता है, और गैस को अगर हीट करें तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। तो टेम्परेचर
टेम्परेचर ताप मिलने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होने से सॉलिड का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को अगर हीट करें तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फ्लोइंग, मतलब इनकी बहने की क्षमता। तो सॉलिड्स में तो बहने की क्षमता होती ही नहीं है, इनकी फ्लूइडिटी नहीं होती है, ये बहते नहीं हैं। लिक्विड्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ, या यूँ कहें अब उनका जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ ये फ्लो करते हैं, बहते हैं, इनमें बहने की क्षमता होती है। और गैसेस में सभी दिशा में ये मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं, मतलब जो फ्लो होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है, और डायरेक्शंस में ये मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। सरफेस टेंशन जो है वो सॉलिड में नहीं होता है, जबकि लिक्विड में आपको पता है सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन मीन्स वो फोर्स जो कि इसके सरफेस एरिया को मिनिमम करता है, जो सरफेस पर जो फोर्स लगता है जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है, सरफेस टेंशन के कारण ही पानी की बूंद गोल होती है ना। तो सरफेस टेंशन लिक्विड में मिलता है, जबकि गैसेस में इस तरह से कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, उसकी सरफेस पर कोई ऐसा फोर्स नहीं लगता कि इन मॉलिक्यूल्स को बांधे रखे। तो गैसेस में और सॉलिड्स में सरफेस टेंशन नहीं मिलता है, ये प्रॉपर्टी केवल लिक्विड की है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, जैसा कि आपने पढ़ रखा है, जो सॉलिड्स है इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इनमें थोड़ा बहुत अगर मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह पर केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, इसमें वाइब्रेशनल मूवमेंट थोड़ा बहुत होता है, बाकी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण कोई मूवमेंट नहीं होता है, या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जो गैसेस हैं इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये भी एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें होता है, या ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल मूवमेंट, दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल और रोटेशनल सब मूवमेंट होते हैं। जबकि जो गैसेस हैं इनमें वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो आपने पढ़ा, अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको, कोहेशन फोर्स या वीक इंटरमॉलिक्यूलर गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है, जबकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कोहेशन फोर्स जिसको कहते हैं वो होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंज होते हैं, ये सरफेस छोड़ के बहुत कम जाते हैं, जबकि इनमें गैसेस है उसमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल सारे मूवमेंट्स इसमें पॉसिबल है। मॉलिक्यूल एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह आराम से मूव कर जाता है। ट्रांसलेशनल मूवमेंट्स भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर वाइब्रेशनल, रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, वाइब्रेट भी वो कुछ करता है, ट्रांजिशनल मूवमेंट्स भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, और इनमें केवल वाइब्रेशनल होते हैं, कम होते हैं। या यूँ कहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम है और इसमें मिनिमम है, और इसमें इंटरमीडिएट बीच का है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम है और लिक्विड से ज़्यादा है। एक जो बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो है आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपिक कैरेक्टर या एनआइसोट्रॉपिक कैरेक्टर शो करना, ये क्या होता है? आइसोट्रॉपी किसे कहेंगे हम? देखिए, इसको यूँ समझ सकते हैं कि कैरेक्टर जो है आइसोट्रॉपी या समदैशिकता, आपने पढ़ा होगा विषमदैशिकता और समदैशिकता। ये क्या होता है कि जहाँ पर रेगुलरिटी होती है, नियमितता होती है, वो पदार्थ विषमदैशिक होते हैं। या यूँ कहें, अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सॉलिड है जिसमें मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट है, इस तरह से रेगुलरिटी है, नियमित ऑर्डर में वो अरेंज्ड है। इधर से 4 हैं, इधर से ये 5 है, 5 चौक 20, ऐसे हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। 5 4 जा 20 जो है ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यही 20 मॉलिक्यूल अगर हम लिक्विड स्टेट में कंसीडर करें तो इस तरह का इनमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, और ये मॉलिक्यूल
इस तरह से ट्वेंटी मॉलिक्यूल ये इस तरह से अरेंज्ड है, फजार्डली है ना। तो ये लिक्विड है और ये गैसेस है। अब समदैशिकता किसे कहेंगे? अगर हमने कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी इन पर स्टडी की, सपोज हमें लाइट का डिफ्रैक्शन देखना है, या इनकी कंप्रेसिबिलिटी देखनी है, या इनकी स्ट्रेंथ देखनी है, तो मान लीजिए हम उस कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर एक डायरेक्शन से नोट करते हैं, सपोज हमने इस डायरेक्शन से देखा, यहाँ पर इसकी कंप्रेसिबिलिटी नोट की, तो ये 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल जो है उनको कंप्रेस करेगा। तो इसमें सपोज उस कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू, दबने की क्षमता या उसकी स्ट्रेंथ सपोज नोट कर रहे हैं हम, तो वो स्ट्रेंथ x आई। अगर हम इस डायरेक्शन पे यहाँ से स्ट्रेंथ नोट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसकी स्ट्रेंथ y आई, है ना। अगर हम इस स्ट्रेंथ को इस डायरेक्शन से करें, तो ये 4 मॉलिक्यूल है, इस पर सपोज इसकी स्ट्रेंथ z आई, ठीक। और अगर हमने मान लीजिए इस तरह से डायगोनली नोट किया, तो इसकी स्ट्रेंथ ये अलग आ गई, मान लीजिए ये L है ना। तो हर एक डायरेक्शन से कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आती है ना। ये कब आई? जबकि फिक्स अरेंजमेंट था, सॉलिड के जैसा फिक्स अरेंजमेंट है ना, जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। या वैसे ही आप अगर नोट करो, देखो साइकिल स्टैंड पर अगर साइकिल खड़ी हुई है ना, और वो एक लाइन से खड़ी हुई है, आपने क्या किया, एक साइकिल को धक्का दिया और वो सारी साइकिल गिरते चली जाती है, क्योंकि उनमें एक रेगुलरिटी है, फिक्स अरेंजमेंट है। और अगर मान लीजिए दो रॉ के बीच में आपने धक्का दे दिया, तो एक भी साइकिल नहीं गिरेगी। और इधर सपोज 20 साइकिल थी और इधर 19 साइकिल थी, इधर से आपने धक्का दिया तो पूरी 19 साइकिल गिर जाएंगी। मतलब हर एक डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी का मान अलग अलग आया ना। यहाँ पर मान लो हमने एक्स रेज का डिफ्रैक्शन देखना है, इधर वैल्यू अलग आएगी, इधर वैल्यू अलग आएगी, बीच में वैल्यू अलग आएगी। तो अगर फिक्स अरेंजमेंट है, तो किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को नोट करते हैं, उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। जबकि अगर मान लीजिए इस तरह से हैफाजर्डली, जिसमें कहीं रेगुलरिटी नहीं है, नियमितता नहीं है मॉलिक्यूल में, यहाँ पर अगर हम नोट करते हैं, तो सपोज हमने इस डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू नोट की, इधर से नोट की, इस डायरेक्शन में नोट की, इस डायरेक्शन में नोट की, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बराबर है। जैसे मान लीजिए एक भीड़ है, भीड़ में आपने एक डायरेक्शन से धक्का दिया, तो कितने आदमी गिरेंगे? मान लो 2-3 आदमी तक वो असर होता है, तो 2-3 आदमी गिरते हैं। दूसरी डायरेक्शन से धक्का दिया तो भी 2-3 आदमी की पॉसिबिलिटी है, इधर से दिया तो भी 2-3 आदमी की पॉसिबिलिटी है। मीन्स हर एक डायरेक्शन से वो वैल्यू लगभग एक जैसी आती है। लाइकवाइज अगर हमने लाइट का डिफ्रैक्शन देखा, तो इस डायरेक्शन से भी लगभग वही आएगा, इधर से भी वही आएगा, इधर से भी वही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है? हैफाजर्डली है। तो लगभग सभी दिशाओं से उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम मिलती है हमें। और अगर रेगुलर अरेंजमेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन से अगर हम नोट करेंगे तो अलग अलग आएगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पर रेगुलरिटी होती है, वो वाले सब्सटेंस किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू का मान हर डायरेक्शन में अलग अलग देते हैं। दिस इज नोन एज एनआइसोट्रॉपी या विषमदैशिकता। ये गुण जो है ये विषमदैशिकता का है। जबकि हर एक डायरेक्शन से अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी सब्सटेंस की निकालें, और डिफरेंट डायरेक्शन से, अलग अलग दिशाओं से मान जो है वो लगभग बराबर आता है, तो ये हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। मतलब ये समदैशिक, हर दिशाओं से एक जैसा मान मिले, समदैशिकता शो करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब फिक्स अरेंजमेंट है, तो वो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? एनाइसोट्रॉपिक कैरेक्टर। वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? ये एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है। और ये जो गुण है ये क्या कहलाएगा? एनाइसोट्रॉपी। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एनाइसोट्रॉपी, विषम दैशिकता।
और समदैशिकता या आइसोट्रॉपी क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू एक जैसी आए, ये समदैशिकता है। तो अब आप बताइए सॉलिड्स जो होंगे वो आइसोट्रॉपिक होंगे या एनाइसोट्रॉपिक होंगे? सॉलिड्स में फिक्स अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, तो उनकी हर एक डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम मेज़र करें तो अलग अलग आएगी, मतलब विभिन्न दिशाओं से अलग अलग वैल्यू मिले, दैट इज़ एन आइसोट्रॉपिक। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं या एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं वो जनरली अभी तक आपने पढ़ा है कि वो आइसोट्रॉपी शो करते हैं जो लिक्विड्स होते हैं। और लाइकवाइज जो गैसेस होती हैं वो भी आइसोट्रॉपिक, क्योंकि उनकी भी उनका कोई फिक्स अरेंजमेंट तो होता नहीं, वो भी मॉलिक्यूल्स सब इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो वो भी आइसोट्रॉपिक, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से एक जैसा मान आएगा किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो गैसेस भी आइसोट्रॉपी शो करती हैं या ये आइसोट्रॉपिक होती हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखते रहिएगा, कुछ एक असाइनमेंट्स या इनके पीडीएफ आपके साथ में लोड किए हुए हैं, इनको कंसर्न करते चलिएगा। थैंक यू।